हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लिटरेरी थियरी। लिटरेरी थियरी में क्या करेंगे हम? स्ट्रक्चरलिज्म। हमारे यूजीसी नेट की तैयारी में अगर कुछ टफ है तो वो है लिटरेरी थियरी। अगर ये समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया। जो टफ क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ टिपिकल भी है, लेकिन मैं इसको काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। आप इसके जो बेस को है उसको अच्छे से समझ लेना और जो लैंग्वेज, जो पेपर में लैंग्वेज आती है उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करना, फिर आप अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे। तो मैं स्ट्रक्चरलिज्म को काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना, एक ग्रुप ऑफ राइटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक स्ट्रक्चर मानते हैं। मतलब वर्ल्ड में कुछ भी है वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज ऑर्गेनाइज्ड एज स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है पूरा वर्ल्ड। फिर बोलते हैं स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। ये फॉर्म है मेड अप ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट से मिलकर बने हैं। वर्ल्ड क्या है? एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है? यूनिट से। दैट आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जो ये यूनिट है ना, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, ठीक है। दीज यूनिट फॉलो पर्टिकुलर रूल्स। जो ये यूनिट है स्पेसिफिक ऑर्डर में होने के साथ कुछ रूल को फॉलो करती है। इन द वे दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। और वो एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके बीच में कुछ रिलेशंस है, ठीक है। कुछ समझ आया? चलो मैं दोबारा से बताती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। ये क्या बोलते हैं जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं? वो बोलते हैं एक वर्ल्ड है, माना मैंने ये एक वर्ल्ड है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है। वर्ल्ड क्या बोला इन्होंने? एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है। ये यूनिट है। जो ये यूनिट है ना, इन यूनिट्स में आपस में रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप क्या कैसी है? एक दूसरे से कुछ रूल्स के थ्रू बंधे हुए हैं। और फिर आगे क्या बोलते हैं? जो ये रिलेशनशिप है ना इन यूनिट्स के बीच में, इनको समझकर ही हम मीनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कोई सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस लेती हूँ, लाइक ही लाइक्स रेड रोज, ठीक है। ये क्या है? एक सेंटेंस है ना, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस वो हर चीज को इस वर्ल्ड में चाहे कुछ भी है सबको स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मैं एक सेंटेंस के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले आपको, जो ये सेंटेंस है एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर है, इसमें यूनिट्स हैं। यूनिट क्या है? ही, लाइक्स, रेड और रोज, ये यूनिट है। सेंटेंस क्या है? एक स्ट्रक्चर। और जो ये अलग अलग वर्ड्स हैं वो एक यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। इनमें रिलेशंस है, इनमें रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? मतलब कुछ रूल्स हैं, जो कुछ रूल्स हैं और उनमें रिलेशनशिप है जो मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या क्या रूल है? ये क्या हमारा ही क्या है? एक सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? एक वर्ब है। रेड रोज क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ग्रामेटिकल रूल है ना, ये सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यूनिट में कैसी रिलेशनशिप है? ग्रामेटिकल रूल की रिलेशनशिप है, तभी तो मीनिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना। अब अगर मैं रेड को ही की जगह लिख दूं, ही को रेड की जगह लिख दूं, रोज को वर्ब की जगह और इसको यहाँ पे, क्या मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब ये यूनिट है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है और इनके बीच में रूल्स हैं। जब कुछ रूल को फॉलो करके ये पर्टिकुलर ऑर्डर में लगती हैं तभी मीनिंग देती हैं, ठीक है। क्या समझ आया? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट होती हैं और वो यूनिट पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूल, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट, यूनिट अरेंज्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर रूल।
अपने रूल के अकॉर्डिंग सेट होती हैं और तब वो मीनिंग दे पाती हैं, है ना। अगर मैं लिखूं रेड, एक मिनट सॉरी, अगर मैं लिखूं रेड ही रोज लाइक्स, क्या कुछ मीनिंग निकला? नहीं निकला ना। सेंटेंस तो अभी भी है, ये एक स्ट्रक्चर तो है, यूनिट भी है, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है? हमारा ग्रामेटिकल रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम मीनिंग निकाल पाते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे एक सेंटेंस की। अब बात करें हम, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, उसमें लाइन 1 है, पैराग्राफ में लाइन 1 है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, ये पैराग्राफ है हमारा, ठीक है। इसमें भी क्या बोलते हैं, मतलब वो सब कुछ को एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, चाहे वो लाइन है, चाहे कोई सेंटेंस है, चाहे कोई पैराग्राफ है, चाहे कोई बुक है, चाहे कोई टेक्स्ट है, चाहे कोई नोवेल है, चाहे लिटरेचर है, मतलब कुछ भी है, वो एक स्ट्रक्चर में बोलते हैं। और हर चीज़ का हर एक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक यूनिट है। अभी बात करते हैं हम थोड़ा बड़ा लेवल पे, पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये जो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये क्या है? यूनिट है। लाइन 1 एक यूनिट है, लाइन 2 दूसरी यूनिट है, लाइन 3 तीसरी यूनिट है, लाइन 4 चौथी यूनिट है, ऐसे यूनिट है। और ये यूनिट किसी रूल्स के, किसी रूल, अपने ग्रामेटिकल रूल या अपने कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, तभी ये मीनिंग देंगी। इनके मतलब मैं बताना चाह रही हूँ ये क्या कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर एक यूनिट होती है और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है, तब वो मीनिंग देती है, ठीक है। अगर इस पैराग्राफ में मैं लाइन चेंज कर दूँ, इसको इधर लगा दूँ, उसको उधर लगा दूँ, क्या मेरे पैराग्राफ का प्रॉपर मीनिंग निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, है ना। हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं ना कई बार, इनको इन लाइन्स को अकॉर्डिंग टू देयर लाइन लगाओ, मतलब पेपर में आते हैं, ठीक है, PQRS कुछ ऐसा करके सेंटेंस दे देते हैं और उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि तभी वो मीनिंग देते हैं ना। और हम उनको कैसे समझते हैं, उस क्वेश्चन को समझते कैसे हैं भाई, ये मीनिंग, इसके बाद क्या मीनिंग प्रोड्यूस कर सकता है कौन सा सेंटेंस, है ना। तो ये बात बोल रहे हैं ये, ठीक है। अभी बात करूं मैं एक टेक्स्ट की, एक पेज की लगा लो, अभी पूरा एक पेज है मेरा, उसमें पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है। तो इस पेज में यूनिट क्या है? पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, और फिर ये मीनिंग देते हैं। अब बात करूं मैं पोइट्री की, अब बात करूं मैं पोइट्री की। पोइट्री में क्या क्या होता है? पोइट्री में यही होते हैं ना, स्टेंजा होते हैं, स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3। मेरी पोइम में 3 स्टेंजा हैं। अगर ये पर्टिकुलर ऑर्डर में हैं तभी तो मीनिंग देंगे ना, तभी तो मेरी पोइम का मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ पे ये स्टेंजा 1, स्टेंजा 2 ये यूनिट हो गए, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कुछ कोई रूल है जो इनको बांधे हुए है, या फिर मेरा कंटेंट है, या फिर मेरी जो बात है जो मैं कहना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग ये बंधे हुए हैं, ठीक है। ये बात थी, तो आप समझ चुके होंगे। दोबारा से चलते हैं हम उसी पेज पे। तो इन्होंने क्या बोला, ये वर्ल्ड है, इसमें चाहे कुछ भी है, वो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में यूनिट है, यूनिट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, और तब हम मीनिंग निकाल पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ से ना सिर्फ आप बात समझने की कोशिश करना कि स्ट्रक्चरलिस्ट बोल क्या रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसा समझ जाओगे ना, फिर आप किसी भी टफ लैंग्वेज का भी आंसर निकाल पाओगे, टफ क्वेश्चंस का भी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पोइम, जैसे मैंने अभी बताया ना, पोइम को भी एक स्ट्रक्चर की तरह मानते हैं ये। वो बोलते हैं एक पोइम स्ट्रक्चर है और उसमें यूनिट्स हैं, लाइक साउंड, फ्रेज, पोज, पंक्चुएशन, वर्ड्स, ठीक है। कुछ ये यूनिट हैं और इन यूनिट के थ्रू, इनके जो पर्टिकुलर ऑर्डर है उसके थ्रू हम मीनिंग निकाल पाते हैं, ठीक है। पोइम इज मेड अप ऑफ यूनिट दैट आर साउंड, फ्रेज, पोज एंड पंक्चुएशन। समझ गए ना। एवरी यूनिट इज कनेक्टेड टू एवरी अदर यूनिट, ये एक दूसरे से, सभी यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। द पोइम इज दस रिजल्ट ऑफ द ऑल यूनिट पुट टुगेदर, है ना। जब इन यूनिट को
इकट्ठा रखेंगे तभी जाकर हम पोइम का मीनिंग समझ पाएंगे। अ वर्ड इन ए पोइम मेक्स सेंस बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक लोकेशन। इसकी स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से ही कोई वर्ड मीनिंग दे पाता है एक पोइम में, है ना। किसी पोइम में कोई स्पेसिफिक लोकेशन क्यों बोली इसने, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, जैसे मैंने बताया, उसको आगे पीछे लगा देंगे तो वो मीनिंग नहीं दे पाएगा, है ना। एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है पोइम में, इट्स रिलेशनशिप, और इसकी रिलेशनशिप होती है विद अदर वर्ड्स, इमेजेस, साउंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन होती है एक वर्ड की एक पोइम में, और उसकी रिलेशनशिप होती है अदर वर्ड्स के साथ, ठीक है। और क्या होता है, एक पोइम भी एक स्ट्रक्चर है। आगे बोलते हैं ये, अब बात करते हैं लिटरेचर की, ठीक है। अब बात करें लिटरेचर को क्या बोल रहे हैं, एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, सबको स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना। लिटरेचर कैसे सिस्टम है, कैसे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो यूनिट होती हैं वो इन्होंने बोला पोइम, एसे, नोवेल, ड्रामा। इस लिटरेचर की यूनिट क्या है, पोइम, एसे, नोवेल एंड ड्रामा। तभी तो हम लिटरेचर की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये पूछो अपने आप से। लिटरेचर की डेफिनेशन ये होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट इज मेड अप ऑफ, जिसमें पोइम्स होती हैं, ऐसे होते हैं, राइटर होता है। जैसे अब मैं बोल दूँ इंग्लिश लिटरेचर में आप सिर्फ ऐसे को नहीं पढ़ोगे ना, उसमें ड्रामा भी पढ़ोगे, पोइम्स भी पढ़ोगे, है ना, नॉवेल्स भी पढ़ोगे। तो ये इसकी यूनिट है लिटरेचर की, और ये मिलकर एक लिटरेचर बनाते हैं, तो मीनिंग देते हैं, ठीक है। लिटरेचर की यूनिट क्या है, पोइम, ऐसे, नॉवल, ठीक है, समझ गए। दिस इज ए लार्जर की पॉइंट, लार्जर स्ट्रक्चर। लिटरेचर क्या है, एक लार्जर स्ट्रक्चर है विद इन विच वी रीड ए पोइम, ए प्ले। सो पोइम इज वन यूनिट, जैसे मैंने बताया, विद इन ए लार्जर कंटेक्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अ लार्जर स्ट्रक्चर विद इन, एक मिनट यहाँ से, a larger, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अ लार्जर स्ट्रक्चर विद इन ए लार्जर कंटेक्स्ट। इस बात को समझो, पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, लार्जर स्ट्रक्चर विद इन ए लार्जर कंटेक्स्ट कैसे। पोइम इज वन यूनिट विद इन लार्जर कंटेक्स्ट और ए सिस्टम ऑफ लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन। पोइम अपने आप में क्या है, एक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है ना, अभी बताया लास्ट स्लाइड में, एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी यूनिट है। लेकिन मैंने बोला लिटरेचर भी एक स्ट्रक्चर है, उसकी भी यूनिट है, लेकिन पोइम क्या है, लिटरेचर के अंदर एक यूनिट है। तो क्या हुआ, जो पोइम एक यूनिट है, एक लार्जर कंटेक्स्ट किसको बोल रहे हैं, ये लिटरेचर को बोल रहे हैं, ठीक है। पोइम इज वन यूनिट विद इन ए लार्जर कंटेक्स्ट। कैसे, पोइम एक यूनिट है लिटरेचर की, और लिटरेचर क्या है, एक लार्जर कंटेक्स्ट है, एक सिस्टम है ऑफ लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। लिटरेचर इज वन सिस्टम, वो बोल रहे हैं लिटरेचर एक सिस्टम है विद इन ए लार्जर सिस्टम। अच्छा, ये भी एक लार्जर सिस्टम है ना, मतलब हर चीज़ को यही बोल रहे हैं, लिटरेचर भी एक सिस्टम है एक लार्जर सिस्टम के अंतर्गत। कैसे, वो कल्चर के अंदर एक सिस्टम है। जैसे पोइम लिटरेचर में एक सिस्टम है, एक यूनिट है, ऐसे ही लिटरेचर एक कल्चर में है। द सिस्टम ऑफ कल्चर इंक्लूड नॉन लिटरेरी फॉर्म्स लाइक सिनेमा, रिपोर्ट्स एंड टेलीविजन, पॉलिटिकल स्पीच, मिथ, ट्रेडिशन। चल दोबारा से मैं बताती हूँ, एक पेज ले लेती हूँ मैं, खाली पेज, हाँ देखिए, अब बात कर रहे हैं ये लिटरेचर को बोल रहे हैं। सबसे पहले कल्चर लिखती हूँ मैं, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी बात करती हूँ मैं कल्चर की, ये मेरा कल्चर है, ठीक है। कल्चर इज मेड अप ऑफ, कल्चर जैसे बोलते हैं ना, हमारा ये कल्चर नहीं है, इंडिया में ही देख लो, है ना। इंडिया में लाइक मेरे हरियाणा में कल्चर कुछ और है, यूपी में मेरा कल्चर कुछ और है, दिल्ली में मेरा कल्चर कुछ और है ना। कितना डिफरेंस आ जाता है ऐसे ही। वो कल्चर होता क्या है, कल्चर हमारी थिंकिंग, हम क्या चीज़ देख रहे हैं,
हम कैसी स्पीच सुन रहे हैं, हम टेलीविज़न में किस टाइप की चीज़ें पसंद कर रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम कैसा खाना खा रहे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है। दिल्ली का कल्चर और हरियाणा का कल्चर टोटली डिफरेंट है। अभी तो मतलब चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा कन्वेंशनल पास्ट में जाएं तो मतलब बहुत पीछे है अगर दिल्ली से कंपेयर करें। अगर मैं सिटी को विलेज से कंपेयर करूं तो वहाँ पे कल्चर कुछ और होता है। तो कल्चर क्या होता है, हमारा रहन सहन, खान पान। तो कल्चर के अंदर कौन सी यूनिट हुई, लिटरेचर हुई मेरी, हमारी पॉलिटिकल स्पीच हुई, हमारा टेलीविज़न हुआ, हमारी मूवी हुई, हमारा फूड हुआ। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, जो हमारा लिटरेचर, ये क्या है, कल्चर की यूनिट है ना, ये सभी यूनिट है, सभी यूनिट 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो लिटरेचर है वो भी खुद एक सिस्टम है विद इन सिस्टम। ठीक है, ये बात बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे यही बोल रहा है, लिटरेचर इज वन सिस्टम विद इन लार्जर सिस्टम। लार्जर सिस्टम क्या है, कल्चर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इज इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट इन मीनिंग। तो स्ट्रक्चरलिज्म किस चीज में इंटरेस्ट है, मतलब वो इतना बखेड़ा कर रहे हैं, क्या चीज है भाई, क्या करना क्या चाहते हो तुम, क्या कहना चाह रहे हो, है ना। वो आती है ना उसमें, वो अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो, तो वो बोलते हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मीनिंग है ना, रिलेशनशिप एलिमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होती है उनके थ्रू निकल कर आता है। मतलब स्ट्रक्चरलिस्ट मीनिंग पर फोकस करते हैं। जो मैं ये टर्म्स को ये कर देती हूँ ना, मतलब हाईलाइट कर देती हूँ जिन टर्म्स को, जैसे मीनिंग, लास्ट में किया था मैंने, कंटेक्स्ट विद इन कंटेक्स्ट, है ना। तो ये चीज़ें पेपर में पूछी जाएंगी। तो क्या है स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिस्ट किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो मीनिंग पे फोकस कर रहे हैं। भाई मीनिंग प्रोड्यूस कैसे होता है, मीनिंग निकल कर कैसे आता है, कोई बात हम समझते हैं, उस बात को हम समझते कैसे हैं, कोई पोइम हमें समझ आ गई तो वो क्या चीज़ है उसके पीछे। ठीक है, वो बोलते हैं स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में यूनिट है, उनके बीच में रिलेशनशिप है, तब हम मीनिंग समझ पा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइक फिल्म, ड्रामा, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, विद स्पेसिफिक अटेंशन टू रूल, ग्रामर, एलिमेंट, है ना। ये रूल ग्रामर क्या है, एक एलिमेंट है। प्रोसेस ऑफ मीनिंग प्रोडक्शन, ये तो बात है ही, ये तो मेन बात है, इनका मेन काम ही है भाई, हम मीनिंग प्रोडक्शन की प्रोसेस को समझना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं। अब इनके कुछ जनरल मेथड्स हैं, अजम्पशंस हैं जिस पर ये काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये लैंग्वेज अच्छे से समझ लेना। लिटरेचर इज एन आर्टिफैक्ट ऑफ कल्चर। आर्टिफैक्ट कैसे है, वो बोलते हैं ना समाज आईना होता है ना, ऐसा बोलते हैं। या फिर साहित्य मिरर, एक मिनट, साहित्य किसी भी समाज का आईना होता है। साहित्य मतलब लिटरेचर किसी भी समाज का, किसी भी कल्चर का आईना होता है। लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी, है ना। तो ये बोल रहे हैं लिटरेचर इज आर्टिफैक्ट ऑफ कल्चर, इट इज मॉडल्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट वेरी नेचर ऑफ आर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। कैसे, जो लिटरेचर है वो हमारे कल्चर को दिखाता है, उस पर बेस होता है, और ये स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडल्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज और किसी लैंग्वेज पर बेस होता है ना। लिटरेचर है, लिटरेचर के लिए हमें कोई लैंग्वेज चाहिए ना, और जो ये लैंग्वेज है वही हमारा जो परसेप्शन क्रिएट करती है। कैसे, अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है तो मैं लिटरेचर कैसे लिखूंगी, और मेरी लैंग्वेज मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग होगी, मेरी लैंग्वेज में मेरे कल्चर की झलक दिखेगी, और फिर साथ में मेरे लिटरेचर में भी, तो हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये किस कल्चर से रिलेटेड है। और वो लैंग्वेज मेरे परसेप्शन को मतलब मेरे परसेप्शन को फिक्स करती है, मेरा परसेप्शन हमारी लैंग्वेज के थ्रू बनता है। ठीक है, दिस प्रेमाइस अलाउज द स्ट्रक्चरलिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द मैनर in which literary texts are structured like a language, what they call it grammar.
वो उस मैनर को समझने, यहाँ पे इस पर कंसंट्रेट करो, इन्वेस्टिगेट द मैनर, ये मैनर है। स्ट्रक्चरलिस्ट उस मैनर को समझने की कोशिश करते हैं भाई, जिसके थ्रू लिटरेरी टेक्स्ट आर स्ट्रक्चर लाइक ए लैंग्वेज। लिटरेरी टेक्स्ट कैसे स्ट्रक्चर हुई है, लिटरेरी टेक्स्ट कैसे मीनिंग दे रही है, उस मैनर को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि समझने की कोशिश करते हैं भाई वो कौन सा मैनर है, वो क्या चीज़ है जो एक टेक्स्ट को मीनिंग देती है। ठीक है, मतलब ये ग्रामर, उस ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं। अरे भाई ये ऊपर क्यों नहीं जाता, पहले तो अच्छे से चला जाता था, यहीं पे रहता है। एक मिनट मैं इसको ऊपर करके देखती हूँ, फिर ये आपको दिखाई नहीं देते वर्ड्स, नहीं जा रहा भाई। चलिए मैं ऐसे बताती हूँ। चलिए पहले तो ये करते हैं, लिटरेचर इज ए सिस्टम विद इन सिस्टम एंड इन रिलेशन टू अदर सिस्टम। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलत हो गया ना, तो यहाँ से ये समझो, लिटरेचर इज ए सिस्टम विद इन सिस्टम या फिर इन रिलेशन टू अदर। ये समझ गए ना, एक सिस्टम है सिस्टम के अंदर, या फिर अदर सिस्टम से रिलेशन में, है ना। रिलेशन क्यों है, क्योंकि कल्चर है, कल्चर में लिटरेचर है, और लिटरेचर के अंदर फिर ड्रामा है, पोइट्री है, तो रिलेशंस है इनके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कहना चाहते हैं, ये सभी बातें मैंने अच्छे से बता चुकी हूँ, तो बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये लैंग्वेज टफ है। स्ट्रक्चरलिज्म सिक्स द प्रोसेस ऑफ मीनिंग प्रोडक्शन, वही बात है, मतलब ये क्या कोशिश करते हैं, प्रोसेस ऑफ मीनिंग प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं ये टेक्स्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये बोलते हैं टेक्स्ट को 3 लेवल पर हम समझ सकते हैं। टेक्स्ट क्या है, एक सिस्टम है, वही बात बार बार, कभी लिटरेचर को सिस्टम बोल रहे हैं, कभी टेक्स्ट को सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम है, अपने आप में एक सिस्टम है विद इट्स ओन कंस्टिट्यूटिव एलिमेंट एंड लॉ। मतलब जो इसके कंस्टिट्यूटिव क्या होता है, जो इसको बनाते हैं, कुछ इसके एलिमेंट है जो इसको बनाते हैं, या फिर कुछ लॉ, एंड लॉ है ये, और कुछ लॉ है जो एक टेक्स्ट को बनाते हैं। मतलब बनाते हैं, ये बात समझ चुके होगे आप, मतलब ग्रामर, एक ग्रामर है जो एक टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट करती है, टेक्स्ट को टेक्स्ट बनाती है। ठीक है, बस समझ आ गई। तो टेक्स्ट क्या है, एक सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रामर। ठीक है, इट इज वन एलिमेंट विद इन लिटरेरी सिस्टम, फिर अगेन वही बात, एक एलिमेंट है लिटरेरी सिस्टम में। देन इट इज एज रिलेट्स टू द कल्चर एज ए होल, और ये कल्चर से जुड़ी हुई है। ठीक है, वही बातें, इसको अच्छे से कर लेना, ये जो पॉइंट है ना हमारे, ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना सभी, और ये पीछे वाले भी इंपॉर्टेंट यही है। अनदर इंपॉर्टेंट हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है फर्डिनेंड डी सोशोर। फर्डिनेंड डी सोशोर ये एक फ्रेंच लिंग्विस्ट, नहीं सॉरी स्विस लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्ट कौन होते हैं, जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनका एक वर्क आता है 1915 में, एक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, इंपॉर्टेंट वर्क है ये। 1915 में एक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश 1959। ठीक है, इनका एक वर्क है जो फर्डिनेंड डी सोशोर है। फर्डिनेंड डी सोशोर एक स्ट्रक्चरलिस्ट है। ही कॉल्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं रेदर देन हिस्टोरिकल। उनकी जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है किस पर बेस है, साइंस पर, वो हिस्टोरिकल स्टडी को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ही डिवाइडेड स्टडी ऑफ लैंग्वेज इनटू 2 पार्ट्स, डायक्रोनिक स्टडी, सिंक्रोनिक स्टडी। अब भी जितने भी फैक्ट आएंगे वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट हैं। ठीक है, उनको घोट कर पी जाना। डायक्रोनिक स्टडी क्या होती है, सिंक्रोनिक स्टडी, ये टर्म्स पूछी जाती है। जो फर्डिनेंड डी सोशोर का वर्क कौन सा है, वो कब पब्लिश हुआ, ये वो ऐसे पूछते हैं। डायक्रोनिक स्टडी क्या होती है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द टाइम, मतलब इंपॉर्टेंट है, यही उठा के दे देंगे भाई, मैच करो अक्रॉस द टाइम एज इन यूज टुडे, और ये किससे मैच है। ठीक है, तो इसमें अक्रॉस द टाइम मतलब हाउ वर्ड एक्वायर मीनिंग ओवर टाइम, एक वर्ड मीनिंग कैसे एक्वायर करता है। ठीक है, ओवर द टाइम मतलब पीछे वाले टाइम से लेकर अब तक कैसे उसने मीनिंग एक्वायर किया, मीनिंग कैसे मिला उसको। ठीक है, ये हिस्टोरियन बेस्ड है,
स्टडी ऑफ लैंग्वेज हिस्टोरियन बेस्ड है। तो क्या डायक्रोनिक स्टडी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द टाइम, हाउ ए वर्ड एक्वायर मीनिंग ओवर द टाइम। अब बात करेंगे सिंक्रोनिक स्टडी। सिंक्रोनिक स्टडी करंट स्टेट ऑफ लैंग्वेज एज इन यूज टुडे, और जो हमारे फर्डिनेंड डी शोशोर है इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस पर फोकस करें? सिंक्रोनिक। और सिंक्रोनिक स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज इन यूज टुडे, जो आज है, आज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोनों। ही डिवाइड लैंग्वेज इनटू टू मेन कंपोनेंट, लैंग्यू एंड पैरोल। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों टर्म्स, लैंग्यू एंड पैरोल। दो कंपोनेंट बताए हैं लैंग्वेज के, एक लैंग्यू है, एक पैरोल है। लैंग्यू क्या है? सेट ऑफ रूल्स, ग्रामेटिकल जो रूल्स है वो। ए सिस्टम ऑफ रूल, लैंग्यू क्या है? एक सिस्टम ऑफ रूल एंड कन्वेंशन दैट गवर्न स्पीच, जो स्पीच को गवर्न करते हैं, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड लैंग्यू, मतलब रूल्स जहां पर आ जाए, जहां पर ग्रामर आ जाए, कन्वेंशन आए, रूल आए, लॉ आए, तो वो लैंग्यू है। द सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या है? लैंग्यू। एग्जाम्पल मैथमेटिकल टेबल। मैथमेटिकल टेबल हम याद करते हैं ना, तो वो क्या है? एक ग्रामेटिकल रूल है, हम उसको एज इट इज याद कर लेते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिकल रूल का एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए, हम किसी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज खरीद ली, तब हम उनका यूज करें, तो वो क्या है? वो पैरोल है। ठीक है, मैथमेटिकल टेबल क्या है? लैंग्यू है, और उनका जब एवरीडे लाइफ में यूज करेंगे वो पैरोल है। ठीक है, तो दोबारा से मैं बताती हूँ। लैंग्यू क्या है? सेट ऑफ रूल, सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। और पैरोल क्या है? एवरीडे स्पीच, जो हम डेली बोलचाल में भाषा यूज करते हैं। लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट, लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट मतलब जब किसी कंटेक्स्ट में जाकर हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। एक्चुअल अटरेंस इन सोशल कंटेक्स्ट, हम जब आम बोलचाल में भाषा बोलते हैं। लैंग्वेज क्या है? जब हम भाषा को सीखते हैं एज ए ग्रामर, एज ए रूल। ठीक है, टेंस सीख लिए, एडवर्ब, नाउन, ये वो लैंग्वेज है। लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं वो क्या है? पैरोल है। लाइव लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लाइव लैंग्वेज क्या है? पैरोल है। अ सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब बात करते हैं वो आगे, साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। ये तीन टर्म है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते यहां से। ठीक है, वो बोलते हैं साइन, एक साइन होता है, ठीक है, और एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। वो बोलते हैं साइन इज मेड अप ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, इन दोनों से मिलकर हमारा साइन बनता है। अब है क्या ये? क्या चीज है? क्या बोल रहे हैं? सीधी सीधी बात को घुमा फिरा कर बोल रहे हैं, जो हमें पता है। मुझे जब ये पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये बात तो हमें पता ही नहीं है, ये क्यों घुमा रहे हैं? टिपिकल टर्म दे रहे हैं उनके लिए, है ना। समझना, ध्यान से समझना, हमें इन सब बातों का पता है, लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसी टफ टर्म्स यूज कर रहे हैं। हमें भी पता है मीनिंग कैसे आता है टेक्स्ट का, भाई हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तभी मीनिंग आता है ना, लेकिन ये टर्म्स दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तो अलग होगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना हम किसी के बारे में ऐसे बोल सकते हैं। तो चलो देखते हैं साइन क्या है। साइन मेड अप ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। अब बात करते हैं, तो फिर ये सिग्निफायर क्या है? जब साइन इनसे बनता तो सिग्निफायर, सिग्निफाइड क्या है? सिग्निफायर एक वर्ड है, साउंड है, कंपोनेंट है, दैट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो सिग्निफायर क्या है? अल्फाबेट्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे रोज ये वर्ड है, इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर है ना, आर के बाद ओ आया, ओ के बाद एस, या फिर एस के बाद ई, तब जाके रोज बना, है ना। तो अल्फाबेट्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर कॉल्ड सिग्निफायर। इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे। द कंसेप्ट बिहाइंड द वर्ड, अब रोज है, रोज से मतलब इसका मीनिंग रोज कैसे निकला? हमारे दिमाग में पिक्चर बनी ना, रोज, अच्छा रोज वर्ड बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, दिमाग में हम दोबारा से अपने माइंड को खंगालते हैं। अच्छा, वो जो रेड रेड होता है, अच्छा उसकी ऐसी सी पंखड़ियाँ होती हैं, उस पर उसकी जो टहनी पर कांटे लगे होते हैं, तो ये कंसेप्ट उभर कर आया हमारे दिमाग में, है ना। तो क्या जो अल्फाबेटिकल जो
अल्फ़ाबेट्स अरेंज्ड है इन पर्टिकुलर ऑर्डर में, वो सिग्निफायर है, और जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में उभर कर आता है वो सिग्निफाइड है, और जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलकर साइन बनाते हैं। जैसे अभी रोज का ही एग्जांपल लेते हैं, रोज इज ए साइन मेड अप ऑफ लेटर दैट मेक्स अप द वर्ड रोज एंड द कंसेप्ट और इमेज और मीनिंग दैट वर्ड इवोक व्हेन वी सी और हियर द वर्ड, है ना। क्या समझ आया? ये इसको ढक लेता है, इसीलिए मैं इसको हटा नहीं रही थी। तो क्या है, रोज कुछ लेटर्स से बना हुआ है, ROSC, और जो कंसेप्ट जो इमेज हमारे दिमाग में बनकर आई वो साइन को क्रिएट करते हैं। अभी बात करते हैं साइन, सिग्निफायर और सिग्निफायर, इनमें रिलेशनशिप कैसी है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या तो बोलूँ मैं, अब सब कुछ इंपॉर्टेंट आ गया अब तो। ठीक है, ये बोल रहे हैं साइन और सिग्निफायर में जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है। ठीक है, कैसी है रिलेशनशिप? आर्बिट्रेरी है। वो बोलते हैं कोई वर्ड है ना, कोई वर्ड है, उसमें कोई मीनिंग के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। वर्ड का मीनिंग के साथ कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता भाई। वर्ड को देखकर हम मीनिंग नहीं निकाल लेते। ठीक है, समझ आया कुछ? द कनेक्शन आर एस्टेब्लिश्ड बाय कन्वेंशन। ये बोल रहे हैं जो वर्ड है ना, जैसे रोज है, रोज के अंदर इसका मीनिंग नहीं है, कन्वेंशन ने इसको इसका नाम दिया है। जैसे मुझे बताया गया ये वर्ड है ना, जो ये पिक्चर दिख रही है, या जो फ्लावर है, या फिर जो वर्ड है, ये रोज है और ये ऐसे ऐसे कलर का होता है, तो कन्वेंशन ने मुझे बताई। या फिर मैं बोलूं किसी भी दूसरी लैंग्वेज में जाके, जिसको नहीं आती इंग्लिश, तो उसको वो पिक्चर दिखा दूं, तो वो क्या उसको रोज बोलेगा? क्या उस जो ऑब्जेक्ट है उसको रोज बोलेगा? वो कुछ और बोलेगा ना उसको। तो जो वर्ड है उसके अंदर उसका मीनिंग नहीं है, कन्वेंशन ने, कन्वेंशन मतलब जिसने मुझे बताया है, हमारी परंपरा ने, हमारे पेरेंट्स ने, या फिर जो चीज़ें हमारी चली आ रही हैं, लाइक गीता। गीता हमारी जो सेक्रेड बुक है, गीता। गीता को अगर मैं लूँ तो उसको देख के या उसको पढ़कर मैं मीनिंग निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया इसमें ऐसा ऐसा है। क्या दूसरे कल्चर के जिसको नहीं पता, क्या वो उसको पढ़कर क्या वही मीनिंग निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा एग्जाम्पल हो गया। आप रोज़ को, वाटर को, छोटी चीज़ों को लेकर समझो, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, पानी, वर्ड वाटर, WATER, वाटर, या फिर पानी हिंदी में लेते हैं पानी। क्या जो इंग्लिश पीपल हैं पानी को समझकर, उनको पता ही नहीं है पानी क्या है, उस वर्ड को पढ़कर उसका मीनिंग निकाल पाएंगे? उसमें दिख रहा है भाई पानी वाटर ही होता है, नहीं से निकाल पाते, है ना। हमें बताया गया है, हमारी कन्वेंशन ने, हमारी फैमिली ने, हमारे मेंबर, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने, इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। तो वर्ड के अंदर कोई नेचुरल इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता, ये आर्बिट्रेरी होता है। वर्ड और मीनिंग आर्बिट्रेरी होते हैं, मतलब सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है? आर्बिट्रेरी। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिलेशनलिटी मतलब वर्ड्स मेक सेंस टू अस एंड हैव वैल्यू फॉर अस इन देयर रिलेशनलिटी। वर्ड कब मीनिंग देता है? मीनिंग पे ही बात हो रही है सारी। मीनिंग कब देता है? वो बोल रहे हैं मीनिंग तब देता है जब उसके अपोजिट में हम कोई वर्ड लेके आते हैं, है ना। ये बात कर रहे हैं, वर्ड तब मीनिंग देगा जब हम उसके अपोजिट में या डिफरेंस में कोई अदर वर्ड लेके आएंगे। जैसे कैप और कैट। कैट क्या है? जो कैप नहीं है। और कैप क्या है? जो कैट नहीं है। ठीक है ना, अपोजिट में लेके आना पड़ता है कोई वर्ड। मतलब ये शोर बोल रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रही। कभी सोचो मैम बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, शोर बोल रहे हैं कि साइन और सिग्निफायर में आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है और रिलेशनल है। और वो रिलेशनल कैसा है? अपोजिट है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और तब हम मीनिंग तभी समझ सकते हैं किसी वर्ड का। जैसे मैं बोलूँगी डे, डे क्या होता है? वो बोलेंगे जो नाइट नहीं है। नाइट क्या होती है? जो डे नहीं है। ऐसे वो बोल रहे ऐसे मीनिंग है रिलेशनल। ठीक है, फिर बोलते हैं सिस्टमेटिक। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंश्योर दैट वी रिकॉग्नाइज
इतना बोल बोल के ना टंग भी टेढ़ी हो गई है। तो वी रिकॉग्नाइज डिफरेंस, जो हमारा स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एंश्योर करता है कि हम उन डिफरेंस को समझ सकें। किस डिफरेंस को? जो भी बोला ना मैंने रिलेशनलिटी में, भाई किसी वर्ड का अपोजिट हमें मीनिंग देता है। डे का मतलब हम तब समझ पाते हैं जब हम नाइट वर्ड लेके आएंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंश्योर दैट वी रिकॉग्नाइज द डिफरेंस। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज ही हमें एंश्योर करता है, वही हमें बताता है कि उस डिफरेंस को समझो, डे और नाइट के बीच के डिफरेंस को समझो, सिस्टेमेटिसिटी, ठीक है। तो उनके बीच में कैसी कैसी रिलेशनशिप है? साइन एंड सिग्निफायर आर आर्बिट्रेरी, देयर आर रिलेशनैलिटी बिटवीन दैम एंड सिस्टेमेटिक, ठीक है। यही था आज के लेक्चर में। ये भी वही बातें लिखी हुई हैं भाई, रिलेशनल है, मीनिंग आइसोलेशन में नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन चेन है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन चेन कैसी है भाई? कैट का उल्टा लेकर आओ कैप, मतलब कैट का उल्टा कैप नहीं होता, मतलब कैट का मीनिंग समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा जो हैट नहीं है या फिर जो कैप नहीं है, ठीक है। इस टाइप से बातें कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, आर्बिट्रेरी सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी है, रिलेशनल है और सिस्टेमेटिक है, ठीक है। और वो जो टर्म है अपनी साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड कैसी होती है, लैंग्यू पैरोल क्या है, और डाइक्रोनिक सिंक्रोनिक, ये सभी टर्म हमारे फर्डिनेंड डी शोशोर इन्होंने दी हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड है। और उसके बाद भी किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? एक पूरे वर्ल्ड को, पूरी किसी भी चीज़ को, वर्ल्ड को नहीं, किसी भी चीज़ को एक स्ट्रक्चर मानते हैं। जैसे मैं एक रूम का ही एग्जाम्पल ले लूँ, तो ये बोलते हैं भाई, मैं बोलूँगी अच्छा बताओ रूम को आप कैसे स्ट्रक्चर मानोगे? वो बोलते हैं रूम का मीनिंग तब निकल के आया जब रूम में ये दीवार बनी, उसमें एक दरवाज़ा लगाया गया, उसकी एक छत बनी, तब जाके ये रूम बना, एक विंडो लगी उसमें, ठीक है। अदरवाइज ये जो विंडो है इसको मैं अलग फेंक दूँ, डोर को अलग फेंक दूँ, ना तो विंडो का कोई, ना तो हम उसको विंडो बोल देंगे, ना उसको दरवाज़ा बोल सकते हैं, और खाली दीवार को हम रूम भी नहीं बोल सकते। ये इकट्ठी मिलकर एक स्ट्रक्चर बना, तब जाके रूम मीनिंग निकल कर आया। जैसे टी का एग्जाम्पल लो, चाय का। चाय एक स्ट्रक्चर है, उसमें चीनी आई, हमारी पत्ती आई, हमारा दूध आया, हमारा पानी आया, गैस चली, ठीक है। इस टाइप के यूनिट से मिलकर चाय बनी है, ठीक है। बार बार वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ रही हैं, बस आप बेसिक जो मीनिंग है वो समझ जाइए, और थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज को कंसीडर करना। तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। मुझे लगता है लगता है कि मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोबारा से फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे।